हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस सेशन में। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट एंड एफएमएसएम के लिए, जिसमें आज एफएमएसएम के डे नंबर 15 के पुत्र बात करने वाले हैं। एफएम हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पिछले कुछ सेशन से हमने एसएम कर दिया है स्टार्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 2 की बात हमारी चल रही है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की। एक सेशन हमने पिछला लगाया था और एक आज द सेशन पुत्र हमारा रहने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट से पहुंच जाते हैं आज के सेशन पर। नीडलेस टू से जो नोट्स मैं यहाँ पर यूज करूँ, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। एक बार मार्किंग कर लेते हैं आज की एफएमएसएम डे नंबर 15, जहां पर बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और हाइफन डालकर लिखा है टू, यानी कि आज सेकंड सेशन हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होने वाला है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में ब्रीफ हमने जो है इंट्रोडक्शन है वो लास्ट लेक्चर में कर ली थी। कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज, वो क्वेश्चंस आइए जी पुत्र हम डिस्कस करते हैं। कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कुछ केस स्टडीज रहेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आता है जी। क्वेश्चन सेज इको कैरी बैग्स लिमिटेड अ रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है जी, इको कैरी बैग्स कंपनी है। क्या बनाते हैं जी? प्लास्टिक बैग्स को रिसाइकल करते हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग है किस चीज की? रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स की। Has seen a potential in the ever-growing awareness around the hazards of plastics and the positive outlook of the society towards the recycling and reuse of plastic। ऑब्वियस सी बात है, पिछले काफी समय से जो है हम प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस फैलती जा रही है, सोशल मीडिया सेक्टर के थ्रू भी एंड बाय द अदर मोड्स सेक्टर एज वेल, कि भैया प्लास्टिक जो है वो हजार्डस नेचर का होता है, तो प्लास्टिक का प्रयोग जो है कम से कम कर देना चाहिए। या फिर ऐसे कहीं कि अगर जो पहले वाला प्लास्टिक यूज हुआ है अगर आप उसको रिसाइकिल कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, राइट। तो ये उसी तरह के रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग में डील करते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया जो है सोसाइटी का आउटलुक है, तो धंधा अपना बहुत बढ़िया चलेगा, इनको ऐसा लगता है। कहते हैं अ मेजर कंसर्न फॉर द कंपनी आर पेपर बैग्स एंड द ओल्ड क्लॉथ बैग्स। लेकिन कहते हैं मेजर कंसर्न क्या है? हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जी। कॉम्पिटिटर कौन है? कहता पेपर बैग्स और ओल्ड क्लॉथ बैग्स। अब ये तो प्लास्टिक वाले नहीं है, लेकिन ये वाले बैग्स मार्केट में खूब चल रहे हैं। पेपर बैग्स चलते हैं और क्लॉथ बैग्स चलते हैं। इवन दो it says they are costlier than the recycled plastic bags, but irrespective of that they are being welcomed positively by the consumers। कंज्यूमर खुश है उनको लेकर, क्योंकि एक आपको ये भी लगता है कि ठीक है भाई, वो contributing towards the society। So it says identify and explain that competition from paper bags and old cloth bags fall under which category of the Porter's 5 फोर्सेस मॉडल फॉर द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कहता है भैया आइडेंटिफाई करो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि पोर्टर साहब की जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसमें जो आपके 5 प्रेशर्स होते हैं उसमें से कौन से प्रेशर से वाला केस जो है डील करता है। क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, अगर हम रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग वाले हैं और दूसरा पेपर बैग और ओल्ड क्लॉथ बैग है, तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं हमारे। तो पोर्टर साहब की 5 फोर्सेस में से एक पॉइंट होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, वो वाला पॉइंट यहां पर अट्रैक्ट हो रहा है। सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारी कंपनी को जो खतरा है, किससे खतरा है? पेपर बैग और ओल्ड क्लॉथ बैग से। वो कहां आता है? सब्स्टिट्यूट वाले केस में आता है। आइए देखते हैं उत्तर। सो इट सेज इको कैरी बैग्स लिमिटेड फेसेस द कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग्स एंड रोल क्लॉथ बैग्स एंड फॉल्स अंडर द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फोर्स कैटेगरी इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कंसर्न्ड जो थ्रेट है वो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है। पेपर एंड क्लॉथ बैग्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स एज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द प्लास्टिक बैग। सब्स्टिट्यूट किसे बोलते हैं? कि जहां पर कस्टमर बड़े इजीली दूसरे कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएगा एंड उसको किसी भी तरह से यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने थैले के अंदर तो सामान ही डालना है भाई, भावे थैला तो प्लास्टिक दा होवे, भावे पेपर दा होवे, भावे क्लॉथ बैग होवे, तो कस्टमर तो इजीली मूव कर जाएगा क्योंकि सेम फंक्शन है सबका। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अ लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन इंडस्ट्री। देखने से लगता है कि डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, लेटेंट कंपटीशन है, मतलब काइंड ऑफ इनविजिबल फॉर्म। इन मेनी केसेस दे बिकम अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपटीशन। ऐसा नहीं वो कह रहा कि हमारा जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली ऐसी फर्म के साथ है कि वो वाली फर्म भी रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग बना रही है, नहीं, ये तो कुछ और बना रहे हैं। पेपर बैग और ओल्ड क्लॉथ बैग है, तो ये डायरेक्टली कंपीट नहीं करे, लेकिन लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन इनको माना जाता है। सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग अ प्राइस एडवांटेज और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू द कस्टमर कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। कहता है एक तो आप होगा मान लो सब्स्टिट्यूट, ऊपर से अगर आपने प्राइस एडवांटेज दे दिया, अगर प्राइस एडवांटेज मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है उससे सस्ता हो गया सब्स्टिट्यूट, या फिर वो कहता परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। हालांकि इस वाले केस में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं है, वो इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट हो गई उसके प्रोडक्ट में, सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस केस में तो भैया हमारा जो ड्रास्टिकली जो है कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर चेंज हो जाएगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट वाले प्रोडक्ट से बहुत पीछे रह जाएगा। तो एक अच्छी सी केस स्टडी है, अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा डालते हैं बच्चों के लिए जरूर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। इससे पहले आगे बढ़े, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड दोस्तों को बता दीजिए कि ये वाले सेशन जरूर करके जाएं। एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पुत्र सब्सक्राइब कर देना डेफिनेटली, बेल आइकन कर देना प्रेस जी। आगे आंदा है
क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस जो कि ऑफर की जाती है मार्केट में, जो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। और कहते हैं कि वो 4 स्टेज से होकर गुजरता है। 4 स्टेज से होकर गुजरता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। 4 स्टेज से होकर। अब सवाल ये उठता है कि चारों स्टेज का समय सेम है कि भैया 1 साल की इंट्रोडक्शन होगी, 2 साल की ग्रोथ होगी, 4 साल की? नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की, हर इंडस्ट्री की स्टेज जो है समय के हिसाब से डिफरेंट रहती है, राइट? तो वो चीज हमसे पूछ रहा है यहां पर कि भैया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है वो बताओ और उसकी 4 स्टेजेस को एक्सप्लेन करो। लेट अस सी। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड एज PLC as a short form. So it says PLC is an S-shaped curve which exhibits the relationship of sales with respect to टाइम। तो ये हमें मेनली क्या शो करता है, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपकी सेल्स कैसे बिहेव करेगी उसको बताता है। फॉर अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू द 4 सक्सेसिव स्टेजेस, कहता है जो भी प्रोडक्ट सर्विस है उसको इन 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा और ये 4 स्टेज ना इसी ऑर्डर में आएंगी। अगर हम कह लें पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रोथ है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन है, तो इसी ऑर्डर में चलेगा। आप ये नहीं कह सकते पहले इंट्रोडक्शन फिर डिक्लाइन फिर मैच्योरिटी लास्ट में ग्रोथ, नहीं, इसी ऑर्डर में चलेगा। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, एंड इट्स अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये क्या मतलब है इसका जी? यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस मतलब अगर आपके कई सारे प्रोडक्ट, कई सारी सर्विसेज ऑफर्ड है मार्केट में और आपको डिसीजन लेना है कि भाई किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो आप पहले ये देखिए कि आपके जो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं कौन सी स्टेज में फॉल करें। जिस स्टेज में वो होंगे उसी हिसाब से आप अपनी पुत्र स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार ग्राफ को देखते हैं। तो लेफ्ट साइड, सॉरी, ऑन द एक्स एक्सिस इज द टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस इज द सेल बीइंग शोन। यहां पर आपको ओरिजिन दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब समय इस प्रोडक्ट का मार्केट में जो है ज्यादा होता जा रहा है। आज मैंने इंट्रोड्यूस किया, लेट्स से ईयर 1 आ गया, ईयर 2 आ गया, ईयर 5, 10, 12, 20, 40, 80, 100 लाइक दिस। ओके, तो पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन की, दूसरी स्टेज है ग्रोथ की, तीसरी मैच्योरिटी की, चौथी स्टेज है डिक्लाइन की। अगर आप देखते हैं जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो ये एकदम से ऐसे नहीं भाग रहा, ये एकदम से ऐसे नहीं जा रहा, ये धीरे धीरे यहां से और बहुत ही धीरे आगे बढ़ रहा है। क्यों? इंट्रोडक्शन, एज द नेम सेज इंट्रोडक्शन। अभी ये प्रोडक्ट या सर्विस हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अभी तक मार्केट हमारी बनी नहीं है क्योंकि नया नया प्रोडक्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हमें नहीं आ रही, प्राइसेस काफी हाई है, तो अभी इस प्रोडक्ट की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत कम है। आइए देखते हैं पहली स्टेज इंट्रोडक्शन। First stage introduction. The first stage of PLC is the introduction stage with slow sales growth in which the competition is negligible. क्योंकि अभी तो हमने प्रोडक्ट उतारे, अभी तो कॉम्पिटिटर्स आए ही नहीं है मार्केट में, प्राइसेस हाई हैं। अगेन आई सेड बिकॉज कोई इकोनॉमी ऑफ स्केल कुछ नहीं है, मार्केट बड़ी लिमिटेड है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। द ग्रोथ इन सेल्स इज एट अ लोअर रेट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट आए, तो उनकी डिमांड अभी तक बनी नहीं है, उनको पर्पस फील नहीं हो रहा कि भाई ये वाली चीज मैंने खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। जैसे मोमोज इंडिया में नए नए आए थे, हम देखते मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ा, हर शाम को लोग निकल जाते हैं, यूथ बाहर निकल जाते हैं घरों से, मार्केट्स में लगाकर ठेले खड़े होते हैं मोमोज वाले, भैया 1 प्लेट दे दो, हाफ प्लेट दे दो। ऐसा लगता है कि मोमोज के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। मतलब अब मार्केट में एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं थी। दूसरी स्टेज अगर आप देखते हैं, दूसरी स्टेज है जी ग्रोथ। जैसा कि नाम से क्लियर है बिल्कुल ग्रोथ, कि भैया अब तो ग्रोथ होगी हमारे प्रोडक्ट की जो हमने ऑफरिंग करी थी। इंट्रोडक्शन स्टेज में कितना धीरे धीरे बढ़ा था, जैसे ही आपकी वाली स्टेज ओवर हुई, ग्रोथ स्टेज में फटाफट से आपका प्रोडक्ट जो है भागता है। इस समय पर लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, लोगों को पता चल चुका है ये वाला प्रोडक्ट है, एंड लोगों को नीड फील हो रही है कि हाँ भाई ये तो हमें अपनी कंजम्पशन के लिए चाहिए। और जैसे लोगों को नीड फील हुई, डिमांड बढ़ी, तो और सारे कॉम्पिटिटर देखने लगे, अच्छा इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड बढ़ गई, चलो भाई हम भी निकालते हैं। तो कितने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है, प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलने लगती है। और दूसरा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स इतने हैं कि आपको पता है आप मोनोपोली होकर नहीं चल सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, यू विल हैव टू कीप द प्राइसेस लोअर एज वेल। लेट अस सी द सेकंड स्टेज, दैट इज द ग्रोथ स्टेज। सो it says the second phase of PLC's growth stage with rapid market acceptance. मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया प्रोडक्ट, द डिमांड एक्सपेंड्स रैपिडली, प्राइसेस कम हो जाते हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो गया और मार्केट पूरी तरह से खुल चुके एक्सपेंड हो जाती है। कस्टमर हैज द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेजिंग, मतलब उसे मजा आ रहा है, उसे पता लग रहा है कि हाँ भाई मुझे खरीदना है। तीसरी स्टेज आती है जी मैच्योरिटी स्टेज। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का जो ग्राफ है, जो बढ़ने की पेस है वो ज्यादा नहीं है, वो धीरे बढ़ रही है। ग्रोथ में कैसे बढ़ा, तेज, अगर यहां भी बढ़ता तो ये ऐसे निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी स्टेज में सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन अब बहुत ही धीरे धीरे सेल्स हमारी बढ़ रही है। अब मैच्योरिटी पर पहुंच चुकी है मार्केट, मतलब कंपटीशन भरपूर हो चुका है,
कस्टमर तो देखो उतना ही है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, इतनी ज्यादा ऑफरिंग्स हो गई हैं एकदम से मार्केट में कि किसी एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा शेयर इस प्रोडक्ट का नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि मार्केट अब मेच्योर हो चुकी है। थर्ड फेज ऑफ पीएलसी इज मेच्योरिटी वेयर देयर इज अ स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, सेल्स बढ़ तो रही है लेकिन स्लो रेट से बढ़ रही है। द कंपटीशन गेट्स टफ, मार्केट अब स्टेबलाइज हो चुके हैं, मतलब मार्केट में डिमांड बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। प्रॉफिट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन एट दिस स्टेज, ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। अब इस टाइम पर ग्रोथ तो हो नहीं रही, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जितना है ना अपना, जितना शेयर है मार्केट का एटलीस्ट वो स्टेबल रहे। जितना शेयर अगर हमारा है, मान लो मैं पहले 15% शेयर कॉन्स्टिट्यूट करता था पूरी मार्केट साइज का, 15% में बेचता था, अब बढ़ाने की तरफ मत सोचो, सिर्फ ये मेक श्योर करो कि कैसे आप उसको स्टेबल कर सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके किसी तरह आप अपना शेयर रखने की कोशिश करो। अंतिम स्टेज आती है डिक्लाइन। कहते हैं कि जो जिस भी व्यक्ति ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसका जाना तय है, वैसे ही जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वर्ल्ड में आई है उस प्रोडक्ट या सर्विस का जाना तय है, आजीवन भर कभी भी नहीं चल सकते। तो अंतिम स्टेज आती है डिक्लाइन, जब धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की डिमांड फाइनली गिरने लगेगी एंड तब आपको लगेगा कि नाउ द टर्म इज ओवर, आई शुड टेक दिस प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। लेकिन क्या अब कोई कहेगा सर प्रोडक्ट निकालिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी? जी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अब कोई नया प्रोडक्ट लाएगी मार्केट में जिसकी फिर से चारों स्टेज चलेगी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। द फोर्थ स्टेज ऑफ पीएलसी इज डिक्लाइन विद शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल। अब तक तीसरे पॉइंट तक सेल्स बढ़ रही थी, इंट्रोडक्शन में धीरे बढ़ी, ग्रोथ फेज में बहुत तेजी से बढ़ी, मेच्योरिटी फेज में बढ़ी लेकिन बहुत धीरे धीरे, चौथे में सेल्स बढ़ नहीं रही, सेल्स नीचे आ रही है, डाउनवर्ड सेल है। सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज कैन बी इंप्लीमेंटेड टू स्टे इन द मार्केट आइदर बाय डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेंचमेंट। कहता है अगर आपको मार्केट में रहना है कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लगाकर रह सकते हो, बट अल्टीमेटली सेल्स डाउन हो चुकी है, आप इस प्रोडक्ट को मार्केट से निकालकर बेटर है दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में ले आइए। तो ये स्टेजेस जो हैं चलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट द ऑल्टो कार। ऑल्टो कार जब इंडिया में आई, मारुति ने लॉन्च करी, भाई हद हद ताबड़तोड़ सेल करी उन्होंने। इंट्रोडक्शन हुई, इंट्रोडक्शन में लोगों ने कहा यार ऑल्टो क्या कर लेगी, मारुति भी तो यही फंक्शन परफॉर्म करती है, उस टाइम में मारुति जेन भी आती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, जेन वगैरह के मॉडल निकाल दिए बाहर, ऑल्टो रह गया। इंट्रोडक्शन स्टेज में चाहे धीरे ग्रोथ ही, फिर ग्रोथ स्टेज में, सेकंड स्टेज में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। तीसरी स्टेज आई मेच्योरिटी, जहां पर उसकी सेल्स जो है स्टेबलाइज हो गई। लेकिन जब चौथी स्टेज आई डिक्लाइन, उनको समझ में आ गया कि अभी ऑल्टो के नाम से नहीं चल रहा, उन्होंने ऑल्टो खत्म करके ऑल्टो K10 निकाल दी। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स उसके समय समय पर ये करते रहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट था उसका एक फेज था, लेकिन आज के डेट में वो फेज कभी नहीं आने वाला क्योंकि वो प्रोडक्ट अब डिक्लाइन स्टेज तक पहुंच चुका था। बट यस, कंपनीज उसकी बजाय दूसरे न्यू मॉडल्स निकालते रहते हैं, तो वो एक तरह से हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ वहां से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं जी, एक क्वेश्चन नंबर 3, वन मोर क्वेश्चन विद अस। इट सेज व्हाट आर द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। कहता भाई बताओ वो 5 फोर्सेस मॉडल जो बड़ी फेमस है उसके 5 फोर्सेस कौन सी होती हैं, एंड डिस्कस एनी 4 वेज टू डिस्करेज अ न्यू एंट्रेंट। 5 फोर्सेस में से एक होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो कह रहे हैं भाई उसको डिस्करेज करने के लिए कि न्यू एंट्रेंट्स आपके बिजनेस को हैम्पर ना कर सकें, उसके भी कोई 4 तरीके बता दो। तो 2 चीजें हैं, पहले 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के, जिसमें क्या क्या आते हैं जी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की मेरे बिजनेस को अगर कोई न्यू एंट्रेंट आगे वो थ्रेट दे सकते हैं, या फिर जो बायर्स है अगर वो बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी तो दिक्कत कर सकते हैं, जिन लोगों से मैं सामान लेता हूं सप्लायर्स उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी तब प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री मींस फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, एंड अंतिम में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो ये 5 चीजें जो हैं ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हमारे लिए लेकर आती हैं, जिसको हमें ध्यान से समझना चाहिए एंड इनको टाइम टू टाइम हमें देखते रहना चाहिए, सो दैट आई कैन टेक माई स्टेप्स अकॉर्डिंगली। ओके, स्ट्रेटेजी हम अपनी बना सकें। अब इसमें से जो पहला है ना थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन यू डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट। तो हम इसको बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री, कि कौन सी चीजें हैं ऐसी जिसके कारण न्यू एंट्रेंट को हम रोक सकते हैं, फिर ऐसा कहे कि हमें खतरा नहीं होगा। कब? 4 पॉइंट बताओ। पहला, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस में जहां पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, तो किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए एकदम से आना और मेरे लिए खतरे की घंटी बनना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं टेलीकॉम बिजनेस में हूं, टेलीकॉम में गिनी चुनी कंपनी है, एयरटेल है, जियो है, आइडिया, वोडाफोन वगैरह है, ठीक है जी। अब अगर आज के टाइम में सोचूं मैंने कहा मैं भी कंपीट करूंगा, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं। किसी भी न्यू एंट्रेंट के पास एकदम से इतना अमाउंट होना जिससे वो इन बड़े जायंट से कंपीट कर सके बड़ा मुश्किल है। सो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन इंडस्ट्री, द फर्म्स लैकिंग फंड्स आर बार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो इट एनहांसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स, क्योंकि कोई नया कंपीटिटर आ ही नहीं रहा। दूसरा कहता है जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के दम पे चल रही हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब है जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आती जाएगी। कॉस्टिंग वाले स्टूडेंट है भाई, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट कॉस्ट के बारे में जानते हैं। जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट कम आती जाती है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का सीधा सीधा तो मतलब है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट पर यूनिट कम आती जाएगी। अब अगर कोई बिजनेस ऐसा है जहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का काम चलता है और कोई नया कॉम्पिटिटर सोचे कि मैं आकर एकदम से इस बिजनेस में जो है धमा चौकड़ी मचा दूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब तू नया नया आएगा, लोगों को तेरे बारे में पता ही नहीं, तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा कैसे? तो लो प्रोडक्शन करेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं बनी अभी। फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट द बिस्किट, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड एंड सीक बिस्किट। अब हाइड एंड सीक बिस्किट ऐसे है जो पूरे भारत भर में ऑलमोस्ट हर शॉप पर आपको मिल जाएगा। मतलब सोचो दिन के करोड़ों बिस्किट बन रहे हैं। अब मैं सोचता हूं कि मैं ना बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता हूं। अरे भाई हाइड एंड सीक जिस पैकेट को 10 रुपए का दे रहा है, उतने साइज का पैकेट अगर मैं बनाऊंगा, पता लगा मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपए आ रहा है, कौन लेगा मेरा बिस्किट? कोई भी नहीं, क्योंकि 10 रुपए में हाइड एंड सीक मिल रहा है उनको। तो मैं कंपीट कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मैं भाई दिन के करोड़ बिस्किट नहीं बना सकता, मेरी तो डिमांड ही नहीं है। मैं तो दिन के कुछ हजार या कुछ लाख बिस्किट बना लूंगा, एंड बाय द टाइम आई विल रीच हाइड एंड सीक कैपेसिटी, जब तक मैं उस तक पहुंचूंगा तब तक मैं इतने सारे लॉसेज इनकर कर चुका हूंगा। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला कोई बिजनेस है तो न्यू एंट्रेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। So it says many industries are characterized by the economic activities which are driven by economies of scale, which means decline in the per unit cost of production as soon as the volume grows. A large firm that enjoys economies of scale can produce high volume at lower cost, which tends to discourage the new entrants. So third one comes as प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के कारण वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं। अब डिफरेंशिएशन आप कब करोगे? पहले आपको नॉर्मल प्रोडक्ट तो बनाना आना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन तो बाद की बात हो गई। पहले आप एक नॉर्मल असेंबली लाइन की तरह अपनी एक चीज की कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन करो। जब आपने काफी समय उस प्रोडक्शन में लगा दिया, अब आपने कस्टमर के टेस्ट को समझना स्टार्ट किया, तो आपने कहा ठीक है इस प्रोडक्ट को मैं डिफरेंशिएटेड वे में दे सकता हूं। आपके पास फैसिलिटीज भी हैं, आपके पास कैपिटल भी है, एंड आपको कस्टमर की डिमांड भी पता है, कस्टमर के टेस्ट की नॉलेज पता है, कस्टमर की प्रेफरेंस पता है, तो आप डिफरेंशिएट करके बेच सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने की नॉलेज थी और आपने वो बनाया, अब जाकर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर कोई नया एंट्रेंट आकर सोचे मैं भी ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे दूंगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द फिजिकल और परपेचुअल डिफरेंसेस, परसेप्चुअल डिफरेंसेस, एनहांसमेंट व्हिच मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर। जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होगी, वहां पर ये बहुत चलता है। डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीइंफोर्स एंट्री बैरियर बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट्स, क्योंकि उनको इस बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है अभी। तो न्यू एंट्रेंट जो को एकदम से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे नहीं सकता, और अगर देने की कोशिश करेगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा उसकी आ जाएगी। लास्ट आता है जी ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है? कस्टमर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ अटैच होते हैं। भाई ब्रांड एक ब्रांड आइडेंटिटी भी होती है। कस्टमर्स फील अ काइंड ऑफ लॉयल्टी विद अ पर्टिकुलर ब्रांड। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का सामान खरीदते हो तो आप उसके प्रति लॉयल हो, चाहे कोई भी नया ब्रांड मार्केट में आ जाए, आप हिलते ही नहीं। जैसे आईफोन वाले लोग हैं जी, उनको है कि भाई आईफोन ही लेना है, चाहे आईफोन में मैं कह रहा हूं 10 दिक्कत आ जाए, उन्हें 10 चीजें की प्रॉब्लम आ रही हो कि यार ये वाला फंक्शन ठीक नहीं, ये वाला ठीक नहीं है। आई एम नॉट एन आईफोन यूजर। मैंने लिया था एक बार, बड़ा खुश था, मैंने कहा लेते हैं आईफोन। जब मैंने यूज किया मैंने कहा भाई इसमें तो सब कुछ उल्टा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं, मैं आज तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला जिसने मुझे कहा जी मैंने एक बार आईफोन यूज किया और उसके बाद मैंने एंड्रॉइड उठा लिया। वो कहते जी हम तो आईफोन ही यूज करते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड कॉन्शियसनेस और ब्रांड आइडेंटिटी है उनकी। तो ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि भाई ऐसा थोड़ी कोई भी नया नवेला आके अपने को मार्केट से हिला देगा। हम मार्केट में इतने साल से झक मार रहे हैं क्या? हमने भी तो अपने ब्रांड की वो बनाई है, आइडेंटिटी बनाई है। लोग हमसे अटैच है, हमसे सामान लेके जाते हैं और हमारे कस्टमर फिक्स हैं जी, इतने सालों से हमारे पास ही आ रहे हैं। जैसे मान लो आपके गली मोहल्ले में कोई मिठाई की दुकान है जी, 4 दुकानें मिठाई की, अगर आप किसी एक दुकान से मिठाई ला रहे हैं ना, आप उसी दुकान से मिठाई लाएंगे बार बार, क्योंकि आप कहते जी अपना रिश्ता है जी, हम तो हर बार इसी से लेते हैं। तो कहता है ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। ब्रांड आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट व्हिच कैरी अ हाई यूनिट कॉस्ट टू द बायर। मतलब ऐसा नहीं है, मान लो इनफ्रीक्वेंटली परचेज, जैसे मैंने मोबाइल की बात की, ऐसा नहीं रोज रोज जाके ले रहे हैं, कभी कभार लेते हैं। तो कहता है ऐसी चीजों में तो और भी ज्यादा ब्रांड आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। न्यू एंट्रेंट्स ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन बिल्डिंग अप द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड बिकॉज टू डू सो दे मस्ट कमिट सब्सटेंशियल रिसोर्सेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई नया एंट्रेंट आगे सोचे मैं एकदम से दूसरे बिजनेस को हिला दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग, काफी समय आपको मार्केट में रहकर दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो जी अगर कोई फैमिली है, उन्होंने बहुत साल पहले टाटा कंपनी की कार खरीदी, 5 साल बाद वापस से कार खरीदी और टाटा ने अच्छा परफॉर्म किया, दे विल नॉट लुक फॉर आइदर किया और मारुति और hyundai, दे विल सिंपली से बॉस आई हैव टू बाय द टाटा कार। और आगे आने वाली जनरेशन वो भी कहेगी भाई हमें टाटा की प्रोडक्ट लेना है। मान लो अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं जी, आपने सैमसंग का टीवी ले लिया, बहुत बढ़िया चल रहा है, फ्रिज लेने की बारे आप कहते हैं सैमसंग का ही लूंगा, वॉशिंग मशीन की बारे आप कहते हैं सैमसंग का ही लूंगा, क्योंकि वो ब्रांड आइडेंटिटी है। तो भाई किसी भी नए एंट्रेंट के लिए आकर हिलाना इतना पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न रहा, आगे देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ हमारे सामने आ रहे हैं जी।
क्वेश्चन कहता जी KSF स्टैंड फॉर, KSF की फुल फॉर्म पूछ रहा है, कहता की स्ट्रेटेजिक फैक्टर, की सुपरवाइजरी फैक्टर, की सक्सेस फैक्टर या की सफिशिएंट फैक्टर। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। KSF का मतलब होता है की सक्सेस फैक्टर। मतलब किसी बिजनेस में अगर आपको देखना है कि हाँ भाई आप परफॉर्म कर पा रहे हैं बढ़िया, नहीं तो KSF होते हैं। अगर KSF आप अचीव कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं भाई बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं परफॉर्म। One more question. It says if an industry's overall profit prospects are above average, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स अबव एवरेज हैं तो कहते हो उस इंडस्ट्री को आप क्या कह सकते हो? क्या आप अट्रैक्टिव कहोगे, अनअट्रैक्टिव कहोगे, या आप कहोगे कह नहीं सकते, नन ऑफ द अबव? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स अबव एवरेज हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के, तो हम उसको अट्रैक्टिव कहेंगे। वो कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसी इंडस्ट्री का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अबव एवरेज आ रहा है तो हम कहेंगे ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। ठीक है जी। तो आज के सेशन के लिए हमारे इतने पुत्र, मुलाकात करेंगे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।